Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर 21 दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर इंटरेक्शंस स्पेशली इन देयर जनरेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम एटॉमिक न्यूक्लियाइज और उनका इंटरेक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जबकि हम न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे होंगे। बट ये सारी चीज़ें हम डेप्थ ऑफ द चैप्टर में जाके देखेंगे कि किस तरीके से हम इनसे एनर्जी बनाते हैं। इनिशियली कुछ कंसेप्ट्स हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के जिनको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो सबसे पहले हम एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये सारे कंसेप्ट्स पढ़ते हुए आ रहे होते हैं और हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है उसका साइज़ बहुत स्मॉल है। इसका साइज़ एटम में इतना ज़्यादा स्मॉल है कि हम ये कह सकते हैं या हम पढ़ते हैं अपनी बुक्स में कि इसका साइज़ एटम के साइज़ से, यानी न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ से 1,00,000 गुना कम होता है। यानी इनके रेडियस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियस का रेडियस एटम के रेडियस से 1,00,000 टाइम्स कम होगा। हमने मुख्तलिफ थेरीज पढ़ी, एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं और उन मॉडल्स के अंदर हमने ये चीज़ स्टडी की है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और 99.9% जो मैस ऑफ द एटम है वो न्यूक्लियस के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहा होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसकी थेरी लिखना चाहेंगे तो हम ये लिखेंगे कि इन एवरी एटम at its center there is a very small nucleus. The entire positive charge of the atom lies on the nucleus. 99.9% of its mass is concentrated in the nucleus. Size of the nucleus is 10 raised to power 5 times less than the size of the atom. अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो हम ये बता सकते हैं और एक सिंपल सी डायग्राम के ज़रिए भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है न्यूक्लियॉन से, जिसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। प्रोटॉन क्या चीज़ है? प्रोटॉन्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम्स की इक्वल होता है और उनका मैस होता है 1.673 क्रॉस 10⁻27 kgs। एक न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है और उसका मैस जो है वो 1.675 क्रॉस 10⁻⁻27 kgs होता है। बट इसके क्योंकि इसका नाम न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल होता है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से हम ये गैस कर सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का जो मैस है वो बिल्कुल इक्वल होता है। अब क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इनके लिए हम जो यूनिट है kg, जो कि ऐसा यूनिट हम यूजुअली स्टडी करते हैं, वो इनके लिए हम नहीं यूज़ कर सकते। तो हम एक स्पेशल यूनिट है जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है और स्मॉल यू से इसको डिनोट किया जाता है, वो हम यूज़ करते हैं और इसको डिफाइन यू करते हैं कि 1U इज़ एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। यानी कि कार्बन 12 जो एटम है उसका अगर आप 12 गुना कम करें मास तो उसको 1U की इक्वल आप कंसिडर कर सकते हैं। 1U जो है वो 1.660 क्रॉस 10⁻⁻27 kgs की इक्वल होता है। 1U जो है अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हम स्टडी करेंगे तो 9.315 क्रॉस 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और अगर इन टर्म्स ऑफ जूल्स हम इसका यूनिट स्टडी करें तो 1.49 क्रॉस 10⁻10 जूल्स होगा। मुख्तलिफ हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन है या हीलियम इवन की अगर हम डिस्कस करें तो उनके एटॉमिक मास यूनिट्स के अंदर इनका मास जो है वो गिवन है। इनके प्रूफ्स आपको इस लेक्चर के बाद PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपके नोट्स में, तो उसमें आप इंशाल्लाह इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस? आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर इक्वल होते हैं? तो उसको सिंपली हम आंसर दे सकते हैं कि चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट इन नेचर।
क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम न्यूट्रल होता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसी भी एटम के अंदर इक्वल होती है, क्योंकि हम ये प्रीवियसली भी पढ़ते हैं और हमने क्लासेस में पढ़ा भी है और इसका नॉलेज भी है हमें कि जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। यानी कि जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। कुछ डायग्राम्स के ज़रिए हमारे पास एलाब्रेशन भी है इसमें, और अगर हम यहाँ सिंबल देखें तो हमें कुछ सिंबल्स भी नज़र आ रहे हैं। इससे भी हम काफ़ी जो नोटेशंस हैं वो ज़ाहिर कर सकते हैं। लाइक अगर हम टोटल चार्ज किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर हम डिस्कस करें तो वो हम ZE की को लेते हैं, जिसमें E जो है वो चार्ज ऑन अ प्रोटॉन होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास मास नंबर, जिसको हम A कहते हैं, उसकी इक्वल होता है। अगर मेरा कर्सर आपको दिखा सके या नज़र आएगा आपको लेक्चर में, तो यहाँ पे जो A लिखा हुआ है दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z कहते हैं, और ये बेसिकली प्रोटॉन नंबर होता है। तो अगर यहाँ से हम न्यूट्रॉन नंबर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, A माइनस Z की इक्वल आ जाएगा। इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन जो कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम होता है, तो उसमें मास नंबर जो है वो हमारे पास 1 होता है, और उसमें एटॉमिक नंबर Z जो है वो भी 1 होता है, और उसको हम लिखते हैं H11। अब जैसे आपके स्क्रीन पे ही आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर हीलियम की एग्जांपल नज़र आ रही है, तो अगर हीलियम की एग्जांपल में आप देखें तो इसका मास नंबर जो है वो आपको 4 नज़र आ रहा है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको 2 नज़र आ रहा है। तो आप इसका अगर न्यूट्रॉन नंबर निकालना चाहें तो बड़ा इजीली आप निकाल सकते हैं, दैट इज़ A माइनस Z 4 माइनस 2, तो उसका आंसर आएगा 2। अगर आप यूरेनियम की एग्जांपल लेंगे तो भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी जो है वो मुश्किल बात नहीं होगी। It is observed that the number of protons and neutrons is almost equal in the lighter elements of the periodic table, but in heavy elements the number of neutrons is greater than the number of protons in the nucleus। तो जब हम periodic table को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लाइटर एलिमेंट्स, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, साइज़ में कम होते हैं, उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर इक्वल होता है। पर जैसे जैसे हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं तो हम वहाँ ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा होता है, जो हमारे हैवी एलिमेंट्स हैं। हमारे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, दैट इज़ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का भी जो कंसेप्ट है वो कोई डिफरेंट नहीं है, हमने ऑलरेडी इनको प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होता है। तो हम इसको बड़ा सिंपली डिफाइन करते हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि इनका न्यूट्रॉन नंबर चेंज होगा। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो हमें हाइड्रोजन की एक एग्जांपल नज़र आ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन को बार बार इसलिए डिस्कस किया जाता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एटम है। तो अगर इसमें देखें हम, तो हाइड्रोजन के हमें 3 आइसोटोप्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट आइसोटोप जिसका मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसको हम प्रोटियम का नाम देते हैं और इसको सिंपली हाइड्रोजन भी कहा जाता है। दूसरा आइसोटोप अगर हम देखें तो इसमें जो मास नंबर है वो 2 है, बट अगर इसमें आप Z का नंबर देखें तो वो 1 है, इसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं। इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड आइसोटोप हम देखें तो इसको हम ट्रीटियम कहते हैं, और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि आपको मास नंबर तो 3 नज़र आ रहा है बट Z का नंबर फिर भी 1 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनका सेम एटॉमिक नंबर है बट सबका मास नंबर डिफरेंट है। अगर मास नंबर सबका डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि सबका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट है। इसी में हम हीलियम की एग्जांपल ले सकते हैं। हीलियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं, हीलियम 3.2 एंड हीलियम 4.2।
तो ये भी एग्जांपल जो हैं वो आपको इस लेक्चर के बाद नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स आर सेम, व्हाई? अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ तमाम आइसोटोप्स, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को देखें ना, तो सबका केमिकली जो बिहेवियर है वो सेम नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, एक जैसी होती हैं। सबकी जो आइसोटोप्स जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तमाम आइसोटोप्स की, वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। इसकी वजह क्या है? ये बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, कितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ चार्ज नंबर। तो क्योंकि चार्ज नंबर हमने यहाँ देखा कि सबका बिल्कुल सेम है, सबका ही जो है वो हमें एटॉमिक नंबर 1 नज़र आ रहा था, तो इसीलिए क्योंकि सबका चार्ज नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके सेम है, तो इसी वजह से जितने भी हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। अब आइसोटोप्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये एक ही जो है वो एलिमेंट के एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट होता है, तो इनको अब अलग कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए केमिकल मेथड्स जो हैं वो वैलिड नहीं रहते, क्योंकि केमिकल मेथड से आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको फिज़िकल मेथड्स इख्तियार करने पड़ते हैं, और इन फिज़िकल मेथड्स में जो बड़ी इंटरेस्टिंग आपके पास डिवाइस है उसको हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच कैन सेपरेट द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एंड कैन आल्सो डिटरमिन द masses ऑफ द आइसोटोप्स क्वाइट एक्यूरेटली। मास स्पेक्ट्रोग्राफ की एक अच्छी बात ये होती है कि ये सिर्फ आपको आइसोटोप्स अलग करके नहीं देती है, बल्कि उनके मैसेज को भी मेजर करके देती है, और ये इसका सबसे यूनिक फीचर है और इसलिए वाइडली यूज़ भी की जाती है। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो इसकी डायग्राम के अंदर हम कंस्ट्रक्शन भी और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी यहीं से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो वो एटम, वो एलिमेंट जिसके हम बेसिकली आइसोटोप्स को अलग करना चाह रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे उसको फिल करते हैं। अब उसको फिल करने का एक स्पेसिफिक वे है, हम उसको वेपराइज्ड फॉर्म में, उसको वेपर्स की शक्ल में जो है वो बुखारात की शक्ल में यहाँ पे फिल करते हैं। फिर उसके बाद हम इसको आयनाइज करते हैं। अब आयनाइज करने का तरीकाकार क्या है? हम कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं कि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उन वेपर्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। अब जब ये पॉजिटिव आयंस बनेंगे तो इनको एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे जो इनको एक्सेलरेट करके बाहर की तरफ निकालेगा, और ये यहाँ से जो स्लिट S1 है, इस स्लिट S1 से निकलेंगे और S2 के रास्ते से इस चैम्बर के अंदर दाखिल होंगे। अब इस चैम्बर के अंदर जब दाखिल होंगे तो इनके दाखिले के लिए हम बेसिकली तो इस पोटेंशियल के ज़रिए हम इनको खींच रहे हैं, और जब ये S2 स्लिट के ऊपर पहुँचेंगे यहाँ पे, तो ये एक नैरो बीम की शक्ल में, एक पट्टी की शक्ल में, एक शुआ की शक्ल में आगे आ रहे होंगे। हम आगे क्या करेंगे, हम एक अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आगे अप्लाई कर देंगे इस चैम्बर के अंदर। ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है, आउट ऑफ द बोर्ड है। अब ये जो यहाँ पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था यहाँ पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़ायदा क्या हुआ हमें? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पीछे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा एनोड, क्योंकि हमने यहाँ जितने भी वेपर्स थे इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, तो यहाँ पॉजिटिव आयन बने, तो एनोड ने, पॉजिटिव साइड ने इनको धकेला इस चैम्बर की तरफ, ये भागे यहाँ चैम्बर की तरफ। आगे नेगेटिव हमने प्लेट रखी, उसने अट्रैक्ट किया, ये बीम की शक्ल में यहाँ चैम्बर में दाखिल हुए। जब चैम्बर में दाखिल हुए तो क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड था, और हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं तो उनका पाथ बेंड हो जाता है। अब ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, दोनों एस्पेक्ट्स को हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, और यहाँ से हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो हमारे बीम ऑफ आयंस है, ये 3 हिस्सों में अगर हम देखें या 2 हिस्सों में अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ स्प्लिट हो गई है, और ये स्प्लिटिंग जो है यहाँ डायग्राम ये बता रही है कि मैसेज की वजह से है। यहाँ जो पहली बीम की स्प्लिटिंग हुई, ये M1 मैस के जो भी
कैरियर्स थे, मैस कैरियर्स थे, पार्टिकल्स वो गए, और दूसरी जो बीम है वो M2 टाइप ऑफ मैस जिनका था वो अलहदा हुए। तो अब मैथमेटिकली देखते हैं कैसा क्या हुआ। इनिशियली जब हमने, अब यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो फरमाइएगा कि यहाँ पे जो डायग्राम है वो पिछली डायग्राम से उलट बनी हुई है। यहाँ पे ये चैम्बर डाउनवर्ड्स है और यहाँ पे चैम्बर अपवर्ड्स है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा समझने में। तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आयन सोर्स है, इस आयन सोर्स को हमने वेपराइज फॉर्म में रखा, यहाँ से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, हमने यहाँ से इसी वेपराइज जो हमारी पास सोर्स थी इसमें से हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हर एक एटम से। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया एटम में से तो उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि यहाँ हमारे पास पॉजिटिव आयंस बन गए। इन पॉजिटिव आयंस को हमने वाया पोटेंशियल अट्रैक्ट किया नेगेटिव प्लेट से, और ये पॉजिटिव जब क्योंकि आयंस थे तो सारे अट्रैक्ट हुए, ये सारे S2 प्लेट से होते हुए इस चैम्बर के अंदर दाखिल हुए। अब जब ये मूविंग चार्जेस थे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी हमने प्रीवियसली चैप्टर्स के अंदर पढ़ी हुई है, वो होती है Q इंटू वी। Q हमारे पास चार्ज है, चार्ज ऑन द पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो सिंपल E लिखेंगे हम, और V जो है वो पोटेंशियल अप्लाइड है। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसकी इक्वल होती है, 1/2 mv² की इक्वल होती है। तो दोनों को हम इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 mv² इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल V। यहाँ से V हम अलग करेंगे, v² बेसिकली अलग होगा, तो V को जब हम अलग करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2E इंटू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द मैस। अब क्योंकि इसमें से पोटेंशियल तो हमें पता होता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव पार्टिकल भी हमें पता है, बट मैस का हमें नहीं पता है, तो मैस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम इसके बाद एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रखा, और जब भी कोई मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो उसका पाथ बेंड हो जाता है। तो अब इसी चीज़ को हम आगे जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि हमारा पार्टिकल यहाँ पे बेंड हुआ, हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि इसमें बेंडिंग आई, घुमाव आया, तो ये घुमाव बेसिकली हमें एक कंसेप्ट की तरफ लेके जाता है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आती है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है। तो हम मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आता है mv² और r, और हमने सेकेंड ईयर में ही यहाँ पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो किसकी इक्वल होती है, QV B की इक्वल। तो Q की जगह हम पॉजिटिव चार्ज EVB पुट कर देंगे, V हमारे पास वेलोसिटी होगी, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ से जो फैक्टर्स कैंसिल होते हैं इक्वेट करने के बाद हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से हम मैस अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक कंसर्न ही मैस के साथ है, क्योंकि हमने पहले डायग्राम में देखा कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हमारे अलग हुए थे वो मैसेस की बेसिस पे हुए थे। अब यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जब हम V की वैल्यू पुट करते हैं और इस इक्वेशन को हम सेट वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं कि एक m यहाँ डिवाइज़र में भी मौजूद है। हमारा मकसद तो एक m निकालना था, तो बोथ साइड स्क्वायर लेके इन m को हम इकट्ठा करके इक्वेशन को सेट करते हैं। तो बोथ साइड हम स्क्वायर लेते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम ये इक्वेशन देखते हैं m इज इक्वल टू ER² बाय 2V इंटू B²। अब अगर देखें तो EB कांस्टेंट, RB कांस्टेंट, 2B कांस्टेंट और VB कांस्टेंट, बट एक चीज़ जिसके ऊपर ये डिपेंड करी है दैट इज़ B²। तो यहाँ से इक्वेशन हमें क्या बताती है कि दिस इक्वेशन शोज दैट mass of each ion is directly proportional to B²। तो मैं हर एक आयन का जो मैस है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर की इक्वल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। By adjusting the value of B and keeping the terms in the aside constant, ions of different mass are allowed to enter the detector। अगर B की वैल्यू को एडजस्ट किया जाए और बाकी सारे फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रख लें, तो यहाँ से बड़ा इजीली जो है ऑन द बेसिस ऑफ मैसेस आप तमाम जो एटम्स हैं उनकी मूवमेंट को और उनके ट्रेसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक छोटा सा एग्जांपल में ग्राफ देखते हैं, और ये ग्राफ जो है वो नेचुरली अकरिंग नियॉन गैस का है, और इसके हमें यहाँ से ग्राफ से पता चलता है कि तीन जो है वो आइसोटोप्स हैं। क्योंकि देखें एक ग्राफ बहुत ऊंचा जा रहा है, फिर ग्राफ का एक पोर्शन थोड़ा काफ़ी नीचे है, और एक फिर मीडियम हमें नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। तो हम देखें तो यहाँ पे हमें तीन जो है वो आइसोटोप नज़र आ रहे हैं जिनका मैस नंबर 20, 21 एंड 22 है। जितना बड़ा पीक होगा इसका मतलब है उतनी ही ज़्यादा सैंपल में उस आइसोटोप की तादाद होगी। तो अगर देखें तो नियॉन 20 की जो तादाद है वो इस सैंपल में सबसे ज़्यादा है, और ये ग्राफ बनाया गया है आउटपुट जो डिटेक्टर से हम निकाली, अबंडेंस यानी तादाद वर्सेस B² मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। तो
तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि ये जो हमारी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है ये बहुत यूज़फुल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके ज़रिए हम आइसोटोप्स को भी अलग कर सकते हैं और इवन के इसके साथ हम मैसेज को भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। एक और टॉपिक जिसको हम बड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो है जी मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बड़े इंटरेस्टिंग कुछ सवालात हैं इसमें, तो उन सवालात को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल, मैस डिफेक्ट क्या होता है? नाम से जाहिर हो रहा है मैस में डिफेक्ट है, कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो उस कमी को हम डिस्कस करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड मैस एंड द एक्चुअल मैस ऑफ एन एटम्स न्यूक्लियस। किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो तो उसका एक प्रिडिक्टेड मैस होता है, एक अंदाज़ा होता है कि इसका इतना मैस है। फिर हम कुछ कैलकुलेशंस भी करते हैं एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद। तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करें या हम प्रिडिक्टेड मैस देखें तो दोनों में एक फ़र्क ज़रूर होता है। तो यही फ़र्क हमें मैस डिफेक्ट कहलाता है। ये क्यों आता है, कैसे होता है, इसको हम आगे देखते हैं। दूसरी चीज़, बाइंडिंग एनर्जी। अब नाम से जाहिर हो रहा है एनर्जी है, ताकत है। कैसी ताकत है देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है न्यूक्लियस को उसके कंस्टिट्यूएंट्स से या उसकी न्यूक्लियॉन्स में तकसीम करने में, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मैस न्यूक्लियस मिसिंग मैस जो होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो मैस मिस होता है, जो हम चेक करते हैं तो हमें कम मालूम होता है, उसको मैस डिफेक्ट कहते हैं और इसको डेल्टा एम से यूजुअली डिनोट किया जाता है। इसको कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि सिंपल एम से भी लिखा होगा, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, चाहे डेल्टा एम हो या एम हो, बात एक ही है। इसका फार्मूला कुछ यूँ लिखा जाता है, Z मल्टीप्लाइड बाय एम पी प्लस ए माइनस जी इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम, या फिर आपके नोट्स के अंदर एम न्यूक्लियस भी लिखा होगा। तो अब ये है क्या चीज़, Z आपको पता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस होता है, एम पी जो है वो आपके पास मैस ऑफ प्रोटॉन है। तो ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है जेड एम पी बेसिकली तमाम प्रोटॉन्स का मैस है। Z आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, प्रोटॉन्स की तादाद क्या है, और एक प्रोटॉन का मैस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोटॉन्स की तादाद मल्टीप्लाइड बाय द मैस ऑफ प्रोटॉन, ये आपको टोटल मैस ऑफ ऑल प्रोटॉन्स दे देगा। ए माइनस जी जो है आपको पता है, ये हमने पहले भी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा है, ए माइनस जी जो है वो न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है मल्टीप्लाइड बाय द मैस ऑफ द न्यूट्रॉन्स, स्मॉल एन का मतलब है न्यूट्रॉन, तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देगा माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। ये जो प्रेडिक्टेड मैस होता है न्यूक्लियस का, ये उसके बराबर है। तो अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि ये डिफरेंस है किसके दरमियान में, सम ऑफ द मैसेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एंड द मैस ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। अब यहाँ से सबको पढ़ने के बाद, इन द न्यूक्लियस द मिसिंग मैस इज कॉल्ड एज मैस डिफेक्ट। वेयर डज दिस मैस गोज, ये मैस जाता किधर है, हमें इस बात का नहीं पता होता। तो बड़ी सिंपल है, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन हमें दी थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ कुछ बुक्स में आपको डेल्टा एम सी स्क्वायर भी लिखा हुआ नजर आएगा, तो परेशान नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये मिसिंग मैस, द मिसिंग मैस इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो जब हम न्यूक्लियस बना रहे होते हैं तो ये जो मैस है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा मिसिंग मैस है, जो हमसे वहाँ मिस हो गया था, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। तो इधर से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, यानी मिसिंग मैस की वजह से जो एनर्जी हासिल होती है, इस एनर्जी को आप बाइंडिंग एनर्जी का नाम भी देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे जो नोट्स हैं जो आपको इस लेक्चर के बाद प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी आपको दी जाएंगी। लाइक जैसे हम बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करें तो डेल्टा एम सी स्क्वायर है, यहाँ अगर एम या डेल्टा एम की वैल्यू, ये जो आपके पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ एम की वैल्यू पुट करें, कौन सी वैल्यू, ये जो हमने वैल्यू लिखी है, इसको डेल्टा एम की वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको एम की वैल्यू भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो हमें बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन मिलेगी। वो सिंपली जो मतलब हमें एलिब्रेशन देती है वो इसी एम सी स्क्वायर की देती है। तो हमें हमेशा से ये बात पता चलती है कि आपकी बुक में ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, सो वी सी दैट द बाउंड कंस्टिट्यूएंट्स हैव लेस एनर्जी देन व्हेन दे आर फ्री, that is the binding energy comes from the mass that is lost in the process of formation। तो फॉर्मेशन के प्रोसेस में बनाते हुए जो एनर्जी ज़ाया होती है वो सारी की सारी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है।
We can also say that the energy required to break up the nucleus into the protons and the neutrons is called as binding energy. हम ये भी कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने में ताकि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको भी आप बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। एक छोटा सा हम ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, और ये ग्राफ है मैस चार्ज चेंज ऑफ मैस पर न्यूक्लियन भी हम कह सकते हैं, या मैस पर न्यूक्लियन भी कह सकते हैं, वर्सेस एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। तो अब ये ग्राफ हमें क्या दिखाता है? ये ग्राफ हमें मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन दिखाता है। तो हम इसकी एलिब्रेशन में ये चीज़ टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि दिस ग्राफ इज बिटवीन द मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन एंड द चार्ज नंबर। दिस ग्राफ, या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज फाउंड बाय द difference of mass between the total mass of all the protons and the neutron that form the nucleus and experimental mass of the nucleus, and this difference is divided by the mass number A. This is known as mass defect per nucleon. अगर ये जो इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा एम की इक्वेशन, अगर इसको कैपिटल A यानी मैस नंबर से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो यही हमारे पास मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है। और ये ग्राफ कुछ यूँ शो होता है कि ये हाइड्रोजन से ऐसे जाते जाते और फिर एंड हो जाता है यूरेनियम के ऊपर। तो आगे हम इसी चीज़ को फर्दर एलाबरेट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज, अगर हम देखें डेल्टा एम बाई ए, तो वो हाइड्रोजन एटम के लिए ज़ीरो होता है। अगर आपको यहाँ से इस वीडियो में यहाँ से ये टेक्स्ट क्लियर ना हो तो प्लीज़ इसको नोट्स में देखिएगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर PDF मिलेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, या सॉरी मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, वेरी सॉरी, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन फॉर हाइड्रोजन इज ज़ीरो। ऐसी क्या वजह है कि जो मैस डिफेक्ट है या एनर्जी का जो डिफरेंस है पर न्यूक्लियन वो आपके पास हाइड्रोजन एटम में ज़ीरो है? इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन का जो मैस है वो 1 है और उसका जो चार्ज नंबर है वो भी 1 है। तो अगर आप इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आप देखें z की जगह हमने ये वैल्यू पुट की 1, a की जगह वैल्यू पुट की 1, z की जगह वैल्यू पुट की 1, और मैस ऑफ द न्यूक्लियस एज पर प्रेडिक्शन वो हमारे पास सेम रहेगा। हम यहाँ वैल्यूज पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमने फाइनलाइज आंसर निकालना है, तो हम ज़्यादा अपने आप को इसमें तंग नहीं करेंगे। तो z की वैल्यू 1 इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन 1 माइनस 1 0 तो मैस ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे mp हमारे पास बच जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 0 तो मैस ऑफ न्यूक्लियस वाला फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी आई एम वेरी सॉरी, दैट इज़ नॉट मैस ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज़ मैस ऑफ न्यूट्रॉन, a माइनस जी इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1 माइनस 1 0 तो 0 इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर ख़त्म, मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड ओवरऑल जो है वो सबके नीचे ए भी आप डिवाइड कर सकते हैं। मैस डिफेक्ट्स पर न्यूक्लियन अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें तो मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है, इक्वल होता है, तो इसी वजह से ये दोनों आप मैस ऑफ न्यूक्लियस की जगह mp लिख सकते हैं या mp की जगह मैस ऑफ न्यूक्लियस लिख के कैंसिल करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद हीलियम एटम की अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे तो विद डिटेल अगर आप देख सकते हैं कि मैस ऑफ प्रोटॉन इन AMUs भी हमने यहाँ पुट किया हुआ है, मैस ऑफ न्यूक्लियस भी पुट किया हुआ है। ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनके टेबल हमें यहाँ गिवन है, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट की, इसका फाइनल आंसर निकाला, तो इसका फाइनल आंसर हमें जो यहाँ पे मिलता है वो मिलता है 4.5 क्रॉस 10⁻12 जूल्स। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हीलियम एटम के लिए हमें मिलता है। अब इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता ये चलता है कि दिस शो दैट व्हेन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स फ्यूज टुगेदर टू मेक द हीलियम न्यूक्लियस ऑफ एन if an amount of 28.2 mega electron volt energy is given the helium nucleus, then it breaks up into the 2 protons and 2 neutrons. अब क्योंकि हमने बाइंडिंग एनर्जी का पढ़ा हुआ था कि ये जो एनर्जी है वो बेसिकली न्यूक्लियस को उसके पार्ट्स में या उसके जो है वो न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हीलियम के न्यूक्लियस को आपने तोड़ना है तो आपको 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि उसको उसके न्यूक्लियॉन्स में यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के काम आएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर हीलियम इज़, अब क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है हमने, तो जो एनर्जी हमें मिली 28.2 डिवाइडेड बाय द 4, क्योंकि हीलियम का मैस नंबर 4 होता है। जब हम डिवाइड करेंगे
तो 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी आएगी, यानी पर न्यूक्लियन हर एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए, सॉरी न्यूक्लियस को तोड़ के हर एक न्यूक्लियन में कन्वर्ट करने के लिए 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लास्ट में हम इसका ग्राफ देखते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये ग्राफ। हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिल रही है वो ये है कि दिस ग्राफ शोज दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज विद द मास नंबर टिल इट रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज़ इस कर्सर को ऑब्जर्व करिएगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये ग्राफ हमारा ये जीरो वाली लाइन से यहाँ से हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट होके अपनी पीक वैल्यू जो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाई एक्सिस की तरफ अगर आप देखेंगे जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें गिवन है तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये जाता है। और फिर उसके बाद यानी यहाँ तक जो मैस नंबर है वो अराउंड अबाउट 58 होता है, जो यहाँ पे आयरन के बाद आता है। उससे आगे हम देखें तो फिर ये वैल्यू डिक्रीज़ करना शुरू करती है और ग्राफ डिक्रीज़ होते होते ये 238 यूरेनियम तक जाता है। तो यानी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे, जो कि आयरन के बाद आती है, और एंड जाके होती है यूरेनियम के ऊपर 238 पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है कि आयरन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो सबसे ज़्यादा होती है और इसलिए आयरन को सबसे स्टेबल एलिमेंट भी कहा जाता है। और इससे लास्ट बात जो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ये, फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन एक्सप्लेन व्हेन heavy atoms break into lighter elements or lighter elements are fused to form the heavier elements, then a large amount of energy is obtained। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि अगर बड़े जो है वो न्यूक्लियस टूटें या छोटे मिल के बड़ा न्यूक्लियस बनाएं तो बहुत ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। आई होप कि आपको ये जितनी भी डिस्कशन है वो सारी समझ आ चुकी होगी। अगर इस हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो आप अपने इस गिवन टाइम के अंदर पूछ सकते हैं। Wish you all the very best. Allah Hafiz.